संजू। ये कहानी है संजू के रिश्तों की। एक तरफ तो उसकी प्यारी माँ है जो न जाने क्यों संजू को लड़कियों की तरह रहने को प्रेरित करती है, और दूसरी ओर है ऋतु, जिससे संजू को प्यार है। भाग 9। मासूम। अब मुझसे इतनी बार जिद की गई थी कि मैं भी इस कहानी के लिए एक भाग लिखूं, तो आखिरकार श्रुति की इस कहानी का एक भाग लिख रही हूं। किसी और की कहानी में अपना योगदान देना आसान नहीं होता है, पर मेरा यह एक प्रयास है। पढ़कर बताइएगा कि आपकी अनुपमा में अब भी वो बात रही है या नहीं। अनुपमा त्रिवेदी। ऋतु अब तक घर जा चुकी थी। संजू और उसकी मम्मी सुधा ने भी दोपहर का खाना खा लिया था। आज जो कुछ हुआ उसके बाद से संजू की मायूसी कम हो गई थी, बल्कि वो तो बहुत खुश था। अब बस अपने कमरे में जाकर वो आराम करना चाहता था। बस अपनी खुशी में वो धीरे धीरे अपने कमरे की ओर जाने वाली सीढ़ियां चढ़ रहा था, और साथ ही साथ अपने खूबसूरत दुपट्टे को निहारते हुए बड़े ही सलीके से संवार रहा था। उसने ऋतु को अक्सर देखा था कि वो कैसे अपने दुपट्टे के फिसल जाने पर उसे वापस कंधे पर सजाती है। ऋतु अपने एक हाथ से दुपट्टे को बीच में सीने के पास पकड़कर दूसरे हाथ से पहले एक और दुपट्टे को अपने कंधे पर चढ़ाती थी, और फिर उसके बाद हाथों को बदलकर कंधे के दूसरे हिस्से पर दुपट्टे को सुधारती थी। संजू को ये करने में बड़ा मजा आ रहा था। संजू को अच्छी तरह याद था कि आज से शायद लगभग 2-3 साल पहले ऋतु ने पहली बार सलवार कुर्ती पहनना शुरू की थी। उसके पहले तो वो हमेशा फ्रॉक या फिर स्कर्ट इत्यादि पहना करती थी। उस वक्त शायद वो 11-12 साल की रही होगी, और उसकी मम्मी ने उससे हफ्ते में 1-2 बार सलवार कुर्ती पहनने को कहा था। उन शुरुआती दिनों में ऋतु को अपने दुपट्टे को संभालने में बड़ा मजा आता था। उसे लगने लगा था कि वो बड़ी हो गई है। उसे बार बार दुपट्टा संभालते देखकर संजू उसे खूब चिढ़ाया करता था, और ऋतु उससे नाराज होकर भाग जाया करती थी। उन दोनों का रिश्ता था ही ऐसा, कभी गुस्सा, कभी प्यार, कभी मस्ती, कुल मिलाकर एक अच्छी दोस्ती थी उन दोनों में। बचपन की इस दोस्ती में कभी इस बात का एहसास ही नहीं रहता था कि उनमें एक लड़का है और एक लड़की। पर जब उम्र बढ़ती है, ये लड़के और लड़की का फर्क जाने अनजाने बढ़ता चला जाता है। कह सकते हैं कि ऐसा करने के पीछे एक व्यवहारिक जरूरत है कि एक लड़की को एक लड़के से कुछ अलग तरह से जीवन जीना पड़ता है। पर क्या ये सच में व्यवहारिक जरूरत है? यदि लड़के और लड़की को एक ही तरह से आज़ादी से बढ़ने दिया जाता तो क्या पता शायद संजू या कोई और लड़का अपनी पसंद से ही खुद के लिए स्कर्ट पसंद करता, और ऋतु की तरह कोई लड़की शायद शुरू से ही जीन्स पसंद करती। समाज धीरे धीरे करके बदल रहा था, फिर भी कम से कम ऋतु और संजू के जीवन में परवरिश पारंपरिक तरह से ही हो रही थी। इसलिए ऋतु को उस उम्र में सलवार कुर्ती पहनने के लिए उसकी मम्मी ने कहा था। चाहे उसे इस बात के लिए संजू जितना भी छेड़ता था, लेकिन फिर भी ऋतु को अपनी चुन्नी या दुपट्टे से बहुत प्यार था। संजू के छेड़ने के बावजूद एक खुशी थी ऋतु के दिल में कि वो अब बड़ी हो रही है, और समय के साथ ऋतु और बड़ी होती गई और उसकी स्कर्ट की जगह अब हमेशा हमेशा के लिए सलवार कुर्ती ने ले ली थी। देखा जाए तो ऋतु की उस वक्त की खुशी और संजू की आज की खुशी, दोनों ही नई नई लड़की बनने की खुशी थी। कुछ साल बाद ही सही, पर अब संजू भी उस समय की ऋतु की तरह ही महसूस कर रहा था। एक अजीब सी खुशी थी अपने इस नए लिबास को पहनने की। संजू को पिछले कुछ समय में अपने नए कपड़ों से प्यार हो गया था। अब तो उसे अपने लड़के वाले कपड़े पसंद ही नहीं आते थे। बहुत प्लेन और बोरिंग लगने लगे थे वो सभी। शायद वो माने या न माने, पर उसे अपने स्तनों से भी प्यार था। आखिर उनके उभार से उसके कपड़ों की शोभा और भी बढ़ जाती थी। और फिर उसके लंबे घने बाल तो उसका गहना थे। पोनीटेल या साधारण चोटी बनाने के अलावा उसने कभी कोई हेयर स्टाइल नहीं की थी, पर उसके बालों की खूबसूरती बड़ी ही प्राकृतिक थी। जब मन खुश हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। इसी खुशी में संजू अपने कमरे में आया तो उसे उसकी नारंगी रंग की साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज फर्श पर बिखरी हुई मिली।
बेचारी ऋतु जल्दी जल्दी में अपने कपड़े बदलकर अपने घर भागी थी। उसकी मम्मी बड़ी देर से बगल वाले घर से, जहां वह रहती थी, वहीं से आवाज दे रही थी। संजू का बड़ा मन था कि वो पूरा दिन ऋतु के साथ बिताए, उसके साथ बातें करे, पर अब किसी और दिन सही। संजू ने अपनी प्यारी सी साड़ी को बड़े ही नजाकत से फर्श से उठाया। मेरी साड़ी, उसने मन ही मन सोचा और बड़ा खुश हुआ। अपने साड़ी के प्रति प्यार को तो अब उसने ऋतु को भी समझा दिया था। उसकी अपनी साड़ी को उसके पहले ऋतु ने पहन लिया था, पर कोई बात नहीं, ऋतु तो उसकी अपनी है। उसने अपनी साड़ी को अपने दोनों हाथों के बीच पकड़कर अपने चेहरे के पास करीब लाकर अपने चेहरे पर छूकर महसूस किया और उसकी खुशबू को महसूस किया। मेरी साड़ी, सोचकर ही वो खुश हुआ जा रहा था। उस साड़ी में वो ऋतु का प्यार भी महसूस कर रहा था, और उसके दिमाग में वह साड़ी पहनी हुई ऋतु का खिलखिलाता चेहरा भी उसे दिख रहा था। ऋतु सचमुच उसे बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर यह भी कितना अजीब है न। एक ओर तो वो ऋतु के बारे में सोच रहा था, और साथ ही साथ मन ही मन ये भी सोच रहा था कि वो खुद इस साड़ी को पहनकर कैसा लगेगा। उसके दिमाग में तुरंत विचार आया और वो आईने के सामने साड़ी को अपने सीने पर ढंकते हुए अपने एक कंधे पर फैलाकर खुद को देखने लगा। बहुत सुंदर लगेगी तू संजू ये साड़ी पहनकर, उसने मन ही मन सोचा। अपनी सोच में संजू खुद को लड़की मान रहा था। खुद को कुछ देर देखने के बाद संजू ने बड़ी ही नजाकत से साड़ी को मोड़ना शुरू किया। जितना सुंदर पल साड़ी पहनने का होता है, उतना ही सुंदर पल साड़ी उतारने के बाद उसको तय करने का होता है। साड़ी की पूरी लंबाई पर हाथ फेरकर ही उसे तय किया जा सकता है, और इस दौरान पूरी साड़ी को देखने का मौका भी मिलता है। संजू ये काम बड़े ही जतन से कर रहा था ताकि साड़ी को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तय कर सके। उसकी साड़ी की सुनहरी बॉर्डर उसका मन मोह रही थी। साड़ी पहनने की उसकी तमन्ना तो पिछले कुछ समय से वैसे ही बढ़ गई थी, पर आज तो उसका मन और भी कर रहा था। पर अभी उसकी मम्मी थकी हुई थी। वो उनसे अभी साड़ी पहनाने को नहीं कह सकता था। साड़ी को मोड़ने के बाद संजू ने अपने पेटीकोट और ब्लाउज को भी तय किया और बेहद सलीके से हैंगर पर टांगकर अपनी अलमारी में रख दिया। अपनी अलमारी में अपनी साड़ियाँ और सलवार सूट देखकर उसे बड़ा गर्व महसूस हुआ। यूं तो उसकी अलमारी में अधिकांश जगह उसके लड़कों वाले कपड़ों से भरी हुई थी, पर अब उसकी नज़र वहां जाती ही नहीं थी। दोपहर के इस समय में संजू अब आकर अपने बिस्तर में लेट गया। जागती आंखों के साथ वो सपने देखने लगा और अकेले ही मुस्कुराने लगा। कभी सपनों में ऋतु दिखती तो कभी वो खुद ऋतु की तरह कपड़े पहने हुए खुद को देखता, और धीरे धीरे खुली आंखें बंद हो गई और उसे नींद आ गई। इस वक्त एक प्यारी सी लड़की अपने सपनों की दुनिया में खो गई थी। उसके भविष्य में क्या है, ये तो वो नहीं जानती थी, पर इतना तो तय था कि संजू एक सामान्य लड़की बनकर तो नहीं रहेगी। संजू बेटा, बेटा, ये संजू की मम्मी सुधा की आवाज थी जो संजू को जगा रही थी। उठ जा बेटा, अब और कितनी देर सोएगी? 4 बजने वाले हैं, माँ ने कहा। माँ, सोने दो ना, कितनी अच्छी नींद आ रही है। चैन की नींद में सोए संजू ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। अभी ज्यादा सोएगी तो फिर रात को नींद नहीं आएगी, और फिर कल सुबह स्कूल भी तो जाना है। माँ ने प्यार से संजू के सर पर हाथ फेरते हुए कहा और संजू के सर के बगल में आकर बैठ गई। संजू ने भी अपनी माँ की गोद में अपना सर रख दिया। एक शर्त पर उठूंगी माँ, तुम पहले मुझे अपनी गोद में संभालो और मुझे प्यार से उठाकर नीचे के कमरे में ले चलो। इतनी बड़ी हो गई है तू, पर बातें वही बच्चों वाली। तुझे अब अपनी गोद में कैसे समाऊं मैं? माँ ने भी बहुत प्यार से संजू से कहा और दुलार से उसके बालों पर अपनी उंगलियां फिराती रही। माँ के कहने पर संजू ने अब कम से कम अपनी आंखें खोल ली थी। पर माँ की गोद से सर हटाने की इच्छा किसे होती है भला? माँ की गोद में उनकी साड़ी में मुंह छिपाकर हर बच्चा प्यार और सुरक्षा महसूस करता है।
संजू को हमेशा से ही अपनी माँ के साड़ी के आंचल के नीचे अच्छा लगता था, पर अब साड़ी के प्रति नए प्यार की वजह से वो माँ की साड़ी के डिजाइन को भी नई दृष्टि से देख रहा था। संजू के दृष्टिकोण में एक नया बदलाव था। उसे अपनी माँ बहुत सुंदर लगती थी और फिर अब माँ की साड़ी भी उसे अच्छी लग रही थी। उसका दिल तो किया कि माँ से कहे कि माँ मुझे अपनी तरह साड़ी पहना दो, पर वो ऐसा कुछ कहता उसके पहले ही उसकी माँ ने उससे कुछ कहा। संजू, तुझे कितनी बार कहा है कि खुले बालों के साथ मत सोया कर। सोते वक्त हमेशा चोटी या जुड़ा बनाकर सोना चाहिए। लो, अब गूंथ गए हैं न सारे बाल। माँ ने बालों में अपनी उंगली से उलझन को सुझाने की कोशिश की। एक दिन न सारे बाल झड़ जाएंगे, तब पता चलेगा। ये लड़की तो मेरी सुनती ही नहीं है। सुधा भी एक माँ के रूप में भारी ड्रामा करती थी। अपनी माँ के ड्रामा को देखकर संजू भी हंस दिया। कितने भारी भरकम डायलॉग मारती हो तुम भी न माँ, संजू ने कहा और उठकर बिस्तर पे माँ की बगल में बैठ गया। ऐसा नहीं है कि संजू इस तरह अपनी माँ के साथ बात करते हुए खुद को पूरी तरह लड़की समझता था या फिर उसके हाव भाव पूरी तरह लड़कियों के होते थे, पर माँ के सामने कोई कमी भी रह जाए तो फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो अपनी माँ का बेटा होने में जितनी खुशी मिलती थी, माँ की बेटी होने में भी उतनी ही खुशी मिलती थी, क्योंकि उसके माँ के प्यार में कभी कोई कमी नहीं होती थी, चाहे संजू का जो रूप हो। बस प्यार के इजहार करने का तरीका अलग होता था या फिर बातें कुछ अलग होती थी। चल जाकर कंघी ला, पहले तेरे बाल सुलझा देती हूँ। सुधा को संजू के बालों की कुछ ज्यादा ही फिक्र थी। एक माँ जो ठहरी। लाती हूँ, कहकर संजू बिस्तर से उठा और पैरों को धमकते हुए कमरे में ही अपनी अलमारी के पास रखी कंघी लेकर आया। लो सुलझा दो मेरे बालों को। उसने माँ को कंघी दी और माँ की ओर पीठ कर बैठ गया। माँ भी उसके बालों पर कंघी फेरने लगी। आउच, जरा धीरे माँ। कंघी जब बालों के बीच में फंस गई तो संजू ने कहा, और करो अपनी मनमानी, मेरी बात मानी होती तो अभी ये सब न हुआ होता। माँ बोली। माँ, तुम तो आज पूरे मूड में हो। बात क्या है? संजू ने हंसते हुए पूछा। एक हल्का सा सवाल था ये, पर सुधा खुद अपने बचपन में चली गई जब उनकी माँ उसे इस तरह डांटा करती थी। जाने अनजाने सुधा भी वही कर रही थी। माँ, मैं एक बात सोच रही थी। वो आपके पसंद वाले टीवी सीरियल की हीरोइन की हेयर स्टाइल मुझे बड़ी पसंद है। सोच रही हूँ कि अपने लिए भी मैं। संजू की ऐसी कोई चाहत नहीं थी, पर माँ को छेड़ने के लिए उसने ये बात कही। वो जानता था कि माँ क्या कहेगी। कोई जरूरत नहीं है किसी भी हेयर स्टाइल की। चुपचाप चोटी बनाकर रहा करो। जब तुम बड़ी हो जाओगी, तब अपनी मर्जी चला लेना, पर तब तक सिर्फ चोटी। सुधा तो सचमुच नाराज हो गई, तो संजू ने पलटकर माँ को गले लगा लिया और माँ भी मुस्कुरा दी। माँ से गले लगने के बाद संजू एक बार फिर नजरें झुकाकर अपनी माँ की साड़ी के पल्लू को पकड़कर खेलने लगा और फिर झुकी हुई नजरों के साथ माँ से कहा, माँ, एक बात बोलूं? संजू जब भी ऐसी कोई बात कहता था जिसमें वो अपनी दिल की चाहत व्यक्त करने वाला होता था, तब सुधा उस बात पर कुछ खास ध्यान देती थी, क्योंकि संजू ने पिछले कुछ समय में अपने दिल की बातें कहना कम कर दिया था। संजू हमेशा से ही ऐसा नहीं था, बहुत बातूनी तो था ही, और ऊपर से दिल में जो आए अपनी माँ से कह देता था। क्योंकि उसके पापा साल में 6 महीने तो बाहर रहा करते थे, इसलिए उसकी मम्मी ने उसके साथ ऐसा रिश्ता बना रखा था कि संजू उनसे कुछ भी कहने से न डरे। पर ये सब बदलने लगा था जब से संजू के शरीर में बदलाव आने लगे थे। एक छोटी सी उम्र में उसको इतनी बड़ी बड़ी बातें खुद के बारे में समझनी पड़ी थी, जो देखा जाए तो हमारे समाज के अधिकांश वयस्क भी नहीं समझ सकते। उन बातों का संजू पर बड़ा असर पड़ा था और वो धीरे धीरे चुप होता चला गया। पर ये सब अब एक बार फिर से बदलने लगा था। जिस दिन संजू ने पहली बार साड़ी पहना था और उसके बाद पापा और ऋतु से बात करने के बाद उसका आत्मविश्वास एक बार फिर बढ़ने लगा था।
लेकिन ये बढ़ा हुआ विश्वास तब ज्यादा प्रखर रूप से उभरता था जब वो घर में लड़की के रूप में रहता था। आखिर एक आजादी और खुलापन जो महसूस होती थी उसे, वरना स्कूल में तो अपने बालों को छिपाए और अपने उरोजों को अपनी स्पोर्ट्स ब्रा में छिपाकर रखते हुए उसका दिन एक लड़के के रूप में बड़ी कुंठा में बीतने लगा था, और ये कुंठा घर आने के बाद भी काफी देर तक दूर नहीं होती थी। लेकिन कुछ देर बीत जाने के बाद संजू जब घर में लड़कियों के कपड़े में होता था, तो एक बार फिर उसका व्यक्तित्व निखरने लगता था। एक माँ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी उसके बच्चे की खुशी होती है, और यदि संजू लड़की के रूप में खुश रहता है तो सुधा के लिए वही सही था। अब उसकी बेटी उससे कुछ कहना चाह रही थी तो वो भी उसे सुनना चाहती थी। बोल ना बेटा, क्या बात है? सुधा ने संजू के चेहरे को अपने हाथों से उठाते हुए कहा, मगर संजू फिर भी शर्माते हुए नीचे देखते रहा। माँ, तुम मुझे अपनी तरह साड़ी पहनना सिखाओगी? संजू ने आखिर अपने दिल की बात कह ही दिया। वो भी चाहता था कि ऋतु की तरह वह भी खुद से साड़ी पहन सके। उसकी चाहत सुन उसकी माँ मुस्कुरा दी, बस इतनी सी बात के लिए शर्मा रही थी। ठीक है, सिखा दूंगी तुझे किसी दिन। किसी दिन नहीं माँ, आज ही सिखा दो मुझे, संजू बच्चे की तरह जिद करने लगा। आज? मगर इतनी जल्दी क्या है तुझे? ऋतु को देखकर तेरा भी मन कर गया। बहुत मानता है तू ऋतु को, माँ उसे छेड़ने लगी। माँ, तुम ऋतु को छोड़ो। मैं भी बस तुम्हारी तरह घर में रोज साड़ी पहनना चाहता हूँ। आखिर में संजू की बचपन की आदत अनुसार जिद करते वक्त उसके अंदर का लड़का जाग ही गया और उसने यह बात लड़कों की तरह की। रोज रोज? न बाबा न, तू इतनी जल्दी क्यों बड़ी होना चाहती है बेटा? अभी तो तू बहुत छोटी है, सुधा ने कहा। माँ, कभी मुझे कहती हो कि मैं बड़ी हो गई हूँ और तुम मुझे अपनी गोद में नहीं उठा सकती, कभी कहती हो कि मैं अभी छोटी हूँ। तुम यदि मुझे नहीं सिखाना चाहती तो उस दिन क्यों पहनाई थी मुझे साड़ी? तुम ही ने जिद की थी न कि संजू बेटा, एक बार ब्लाउज पहनकर देख ले। संजू बेटा, एक बार साड़ी पहनकर देख ले, अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं करेगी? संजू मुंह फुलाकर पलटकर बैठ गया। मुंह फुलाने में संजू लड़का हो या लड़की, एक ही बात थी। वो तो मैं तुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करा रही थी ताकि खास अवसरों पर तुझे साड़ी पहनाऊं तो तुझे मुश्किल न हो, माँ ने संजू को समझाने की कोशिश की। कैसे खास अवसर माँ? हम जैसे दिवाली। दिवाली? माँ, अभी जनवरी है, तो क्या साड़ी पहनने के लिए मुझे 10 महीने इंतजार करना होगा? संजू अब नाराज होने का ड्रामा करने लगा। माँ और बेटी दोनों ही ड्रामा करने में एक्सपर्ट थे। ठीक है, मैं तुझे सिखा देती हूँ आज ही, पर रोज रोज पहनने के लिए नहीं। अभी तेरी उम्र सलवार, स्कर्ट या ड्रेस पहनने की है, साड़ी तो बड़ी होने के बाद पहनना ही है। बाद में इस उम्र के कपड़े क्या पता तुझे पहनने को मिले न मिले, सुधा ने कहा। यूं तो आज के समय में बड़े होने पर भी लड़कियां साड़ियां कम पहनती है, मगर मध्यम आकार के शहरों में आज भी औरतें साड़ियां ही पहनती है। शायद इसलिए सुधा के ये विचार थे। अच्छा चल जा अपनी एक साड़ी लेकर आ। माँ ने जैसे ही ये कहा, संजू ने खुशी से माँ को गले लगा लिया। माँ, मुझे उन नई साड़ियों में से कोई साड़ी नहीं पहनना है। मैं तुम्हारी तरह दिखना चाहती हूँ। तुम जो घर में पहनती हो ना, उन्हीं में से एक पहनूंगी मैं, संजू ने चहकते हुए कहा। कहीं न कहीं, चाहे कोई लड़की हो या कोई क्रॉस ड्रेसर या कोई ट्रांसजेंडर, जब साड़ी पहनने की बात आती है तो उनके दिल में एक चाहत हमेशा छुपी होती है, अपने अंदर अपनी माँ की झलक देखने की। संजू की भी यह चाहत थी, और साथ ही साथ आज वो अपनी मम्मी का किचन में अपनी मम्मी की तरह ही साड़ी पहनकर हाथ बटाना चाहता था। अपनी बेटी की ये मासूमियत भरी चाहत सुनकर सुधा भी खुशी से मुस्कुरा दी। उसका दिल भर आया था संजू की बात सुनकर। चल फिर, मेरे कमरे में चल, और अपने ब्लाउज लेकर चलना, जिस साड़ी के साथ मैच हो जाए वही पहना दूंगी। अभी लाई माँ। संजू की खुशी का ठिकाना न था।
सुधा की अलमारी तो संजू ने कुछ दिन पहले भी देखा था, जिस दिन उसने अपने लिए साड़ियाँ चुना था, पर आज वो जिस दृष्टि से उसे देख रहा था, उसकी तो आंखें चमक उठी। एक से बढ़कर एक साड़ियाँ थी उसकी मम्मी के पास। वो अलमारी उसके लिए किसी भी खजाने से कहीं ज्यादा कीमती थी। शायद सुधा के लिए भी। कितनी यादों को समेटे हुए थी उसकी साड़ियाँ। उसकी अपनी शादी से लेकर संजू के जन्म के बाद तक के खास अवसरों की साड़ियाँ थी वहाँ। और उन्हीं के साथ एक शेल्फ घर में पहनने वाली साड़ियाँ थी जो घरेलू कामों को करते वक्त आसान हुआ करती थी। क्योंकि बच्चे अपनी प्यारी माँ को अक्सर उन्हीं साड़ियों में देखते हैं, तो उनके लिए उन साड़ियों की अहमियत भी कहीं से कम नहीं होती है। ये कैसी रहेगी माँ? नहीं, वो बहुत पुरानी है। तुझे ऐसी वैसी साड़ी थोड़ी पहनने दूंगी। ये वाली देख, थोड़ी नई भी है, तेरी स्किन से भी मैच करेगी और ब्लाउज से भी। हाँ, ठीक है माँ। संजू के चेहरे में चमक भी थी और थोड़ी सी लाज भी। कोई उसके दिल की धड़कन को सुन लेता तो वो जान पाता कि वो कैसा महसूस कर रहा है। आज वो पहली बार अपनी मर्जी से साड़ी जो पहनने वाला था। माँ के इशारे के बाद वो झट से बाथरूम से सलवार कुर्ती उतारकर अपना ब्लाउज और पेटीकोट पहनकर आया। ये ब्लाउज थोड़ा पारंपरिक तरह का लंबी आस्तीन वाला था, जैसा कि वो चाहता था। उसकी माँ जैसा पहनती है, उसे पहनकर वो खुश था। हाँ, ब्लाउज की कटोरियाँ थोड़ी ढीली ढीली थी, मगर उसका दिल खुशी से भरा हुआ था और तेजी से धड़क रहा था। हमेशा सबसे पहले तो साड़ी को खोलकर देखना कि उसका पल किधर है और उसका दूसरा छोर किधर है। देख, ये फाल होती है जो साड़ी के निचले हिस्से में पैरों के पास होती है। जिस साइड से फाल शुरू होती है, वो साइड पहले कमर में इस तरह पेटीकोट में फंसाना होता है। सुधा ने संजू को समझाया और संजू पूरी गंभीरता के साथ अपनी माँ के बात सुन रहा था। अब साड़ी को इस तरह एक बार अपनी चारों ओर लपेटकर इस तरह यहाँ टक करते हैं और बचे हुए हिस्से को एक बार फिर अपने पर लपेटकर इस तरह कंधे से पीछे ले जाते हैं। सुधा उसे समझाने लगी कि कैसे साड़ी के पल्ले की लंबाई को कम से कम घुटने तक सेट किया जाता है। और फिर सुधा ने संजू को कमर पर प्लीट बनाना सिखाई। जब वो हो गया तो सुधा ने संजू को सिखाया कि पल्लू को किस तरह प्लीट करके सीने को कवर किया जाता है। ये क्या कर रही हो माँ? संजू ने माँ को रोकते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? माँ, मुझे तुम्हारी तरह साड़ी पहनना है। तुम देखो, तुम खुद तो अपना पल्ला खुला रखी हो और मुझे इस तरह प्लीट करके पहना रही हो। संजू ने शिकायती लहजे में कहा तो सुधा हंस पड़ी। नई नई साड़ी पहनना शुरू की है और तुझे खुला पल्ला चाहिए। बेटा, तुझे अभी मेरे साथ खाना बनाने में भी तो मदद करना है। तुझसे खुला पल्ला न संभाला जाएगा। अभी तो ऐसे ही ठीक है। पर माँ, पर वर कुछ नहीं। जैसा बोल रही हूँ वैसे कर, सुधा ने कहा और उसकी ब्लाउज पे पिन लगाकर उसके पल्लू को कंधे पर फिक्स कर दिया। हाँ, अब लग रही है न परफेक्ट। माँ तो संजू को देखकर संजू से भी ज्यादा खुश थी। पर संजू अब भी थोड़ा मुंह फुलाकर खड़ा हुआ था क्योंकि उसका पल्लू माँ की तरह खुला नहीं था। अब ये ध्यान रखना, जब भी कुछ ऐसा काम हो जिसमें तेरे दोनों हाथों की जरूरत हो, तब अपने पल्लू को ऐसे पीछे से पकड़कर सामने लाकर यहाँ नाभि के पास ऐसा टक करना, तो साड़ी का पल्लू काम करते वक्त बीच में नहीं आएगा। माँ की प्यार भरी हिदायत सुनकर आखिर संजू मुस्कुरा ही दिया। और फिर सुधा ने संजू को ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने ले जाकर दिखाया कि वो कितना खूबसूरत लग रहा है। अपनी माँ की परछाई ही तो लग रहा था वो। कमसिन उम्र में साड़ी पहनकर एक अलग ही सौंदर्य उभर आता है जो संजू में भी दिख रहा था। थैंक यू माँ, उसने कहा और माँ के गले लग गया। अच्छा, एक बात और, सुधा ने कहा और कुछ हेयर क्लिप निकालकर उसके बालों में लगाते हुए बोली। मैं नहीं चाहती कि तू कभी बिना चोटी बनाए रहा करे, पर आज के लिए तुझे खुले बाल रखने दे रही हूँ। ऐसे क्लिप भी लगाया कर ताकि बाल सामने चेहरे पर न आए। तेरे बालों को कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कह रही हूँ मैं। सुधा की चेतावनी में भी प्यार भरा हुआ था।
इस वक्त शाम होने को आ गई थी और रात का खाना बनाने का समय आ गया था। वैसे तो संजू अपनी माँ का इस वक्त हमेशा ही हाथ बटाया करता था, पर आज बात कुछ अलग थी। साड़ी पहनकर संजू बहुत खुश था और चहक रहा था। बड़े समय बाद अपने बेटे को इस तरह खुशी से बातें करते देख सुधा भी बहुत खुश थी। अब साड़ी में ही सही, यदि उसका बेटा खुश होकर अपनी माँ से बातें कर रहा है तो उसमें बुरा क्या है। किचन में बातें करते हुए खाना बनाते हुए संजू बेहद बारीकी से अपनी माँ को भी देख रहा था कि वो किस तरह साड़ी पहनकर काम करती है। इतना आसान तो नहीं था कि पहली बार में ही साड़ी पहनकर खुले बालों के साथ वो सभी काम तेजी से कर सके, पर धीरे धीरे सीख रहा था। उसकी माँ की बताई हुई पल्लू को नाभि के नीचे टक करने वाली तरकीब वाकई में काम की थी। जब कुछ करते हुए उसका पल्लू वहां से निकल जाता तो बीच बीच में आकर परेशान करता था, तब वो उसे फिर से वहां फंसा देता। पल्लू के उसने कई और उपयोग भी देखे, जैसे हाथ धोने के बाद झट से अपने पल्लू से ही हाथ पोंछ लेना, साड़ी न हुई जैसे अपने आप में कई गुणों को समेटे हुए ऑल इन वन वरदान हो गई थी। और खाना खाने के बाद माँ बेटी ने सुधा की पसंद का सीरियल भी देखा, जहाँ आदतन संजू अपनी माँ के पसंद की हीरोइन की बुराई भी करता था अपनी माँ को छेड़ने के लिए। हंसते खेलते सोने का वक्त भी आ गया। अच्छा बेटा, अब देर हो रही है, अब जाकर नाइटी पहन लेना और सोने के पहले बालों का जुड़ा जरूर बना लेना। माँ, आज तो मैं साड़ी ही पहनकर सोऊंगी। संजू को साड़ी का कुछ ज्यादा लगाव हो गया था। संजू, मेरी बात मान बेटा। माँ, एक रात की ही तो बात है, आज नाइटी नहीं पहनूंगी तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? उस रात भी तो मैं साड़ी पहने पहने ही सो गई थी। सुधा अब ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो मान ही गई। ठीक है, पर कम से कम ब्रा उतार कर सोना और याद से जुड़ा बना लेना, ठीक है ना? ठीक है माँ, गुड नाइट। और माँ से गले लगकर संजू खुशी के मारे अपने कमरे में गया और बाथरूम जाकर पहले तो उसने अपने बालों का जुड़ा बनाया और फिर ब्लाउज पर लगी पिन को खोलकर उसने अपने पल्लू को अलग किया और फिर ब्लाउज उतारकर उसने अपनी ब्रा उतारी। ब्रा उतारते हुए उसकी नज़र एक बार फिर अपने निप्पल पर गई। वो हर सुबह की तरह इस वक्त रात को कठोर तो नहीं थे, पर संजू इस बात को अनदेखा नहीं कर सकता था कि उसके निप्पल का आकार दिन ब दिन और बड़ा होता जा रहा था और उनका रंग भी गहरा हो चला था। पर इस वक्त उन पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उसने फिर से ब्लाउज पहना और अपनी साड़ी के खुले पल्लू को अपने कंधे पर बिल्कुल अपनी माँ की तरह सजाया। वो खुद को इस तरह देख बहुत खुश था और अब बस सोने जाने के लिए तैयार था। रोते रोते उदासी में साड़ी पहनकर सो जाना, जैसा कि कुछ दिन पहले संजू के साथ हुआ था, वो एक बात थी। पर जब मन में इतना उत्साह हो साड़ी को लेकर और दिल में इतनी खुशी हो, तब साड़ी पहनकर सोना अलग बात है। वैसे भी जिन्होंने नई नई साड़ी पहनना शुरू की हो, उनके लिए साड़ी पहनकर सोना किसी मीठी सी मगर आफत से कम नहीं होता है। जब ऐसे किसी कपड़े की आदत ने हो जिसमें पीठ खुली रहती हो और चुस्त ब्लाउज की फिटिंग हो, तो ध्यान तो बार बार वहां जाता है। और फिर खुले पेट पर जब मखमली साड़ी फिसलती है और आप खुद अपने पेट को साड़ी के ऊपर से छुए तो जो गुदगुदी होती है वो तो आपको रात भर जगाए रखने के लिए काफी होती है। कम से कम संजू को अपनी नर्म कोमल नाइटी पहनने की आदत थी, तो उसे उस गुदगुदी से तो कोई परेशानी नहीं होगी, पर चुस्त ब्लाउज पहनकर सोने की तो उसे आदत नहीं थी। इसके अलावा यदि आदत न हो तो कमर के नीचे की साड़ी तो और परेशान करती है। जब सोते हुए हम उलटते पलटते हैं, तब वो साड़ी और उसकी प्लीट परेशानी का सबब बन जाती है। इसलिए लड़का हो या लड़की, पहली पहली बार साड़ी पहनकर सोना उनके लिए आसान नहीं होता। पर संजू जैसे किशोरावस्था की उम्र वालों के लिए एक और बात होती है जो उन्हें काफी देर तक जगा कर रख सकती है। साड़ी उन्हें उनके शरीर के एक एक हिस्से को छूकर उनके होने का एहसास कराती है और इन नए शारीरिक बदलावों की तरफ ध्यान आकर्षित कराती है। रात के एकांत में तो और भी।
संजू को रितु की कही हुई बात याद आ रही थी जब उसने संजू से पूछा था कि क्या संजू ने कभी अपने उरोज़ों को छूकर देखा है क्या। कैसे झुंझलाया गई थी वो जब संजू ने उस सवाल का मतलब उससे पूछा था। रितु ने उससे कहा था कि संजू को उन्हें यानी उरोज़ों को छूना भी नहीं चाहिए। ये सच है कि इस उम्र में बदलाव आते हैं, पर संजू को लगता था न जाने क्यों लोग इतना खुद में आए हुए बदलावों को छूने की बातें करते हैं। क्लास में लड़के कभी कभी प्राइवेट में बातें करते वक्त वहां कमर के नीचे छूने की बातें करते थे। कुछ लड़के तो उस बारे में बड़ी डींगे भी मारा करते थे। संजू को तो वो सब करने के बारे में सोचना ही बड़ा खराब लगता था, पर रोज सुबह सुबह उठने पर वहां का उभार उसके लिए एक परेशानी ही था कि यदि कभी किसी ने देख लिया तो क्या होगा। अब लड़के तो लड़के, रितु ने भी ऐसी ही कुछ बातें कही कि उनके क्लास की लड़कियां अब अपने सीने को छूती है, कोई अपने हाथ, पैर या सर को छूने की तो बातें नहीं करता, तो फिर सभी उन खास अंगों को छूने की बातें क्यों करते हैं। क्यों होता है ऐसा जो होता है उन्हें छूने पर। आज दिन की बात वो कैसे भूल सकता था जब रितु ने उसके निप्पल को उंगलियों से मसलकर संजू को वहां पर चिकोटी कांटी थी। अचानक से हुए इस काम से संजू अपनी जगह पर उछल पड़ा था। उसे रितु पर गुस्सा तो आया था लेकिन साथ ही साथ उस मीठे से हुए दर्द का एहसास भी था उसे। मीठा दर्द, शायद इसे ही कहते हैं जो दर्द होते हुए भी अच्छा लगता है। अपने रूप में निखार के लिए जरूर संजू को अपने स्तन अच्छे लगते थे, पर जब वो सुबह सुबह उठता था और उसके निप्पल कठोर होकर उभर आते थे, तो उसे वह भी उतनी ही मुसीबत लगते थे जितना कि कमर के नीचे की वह अंग। कम से कम सोते हुए तो उसे ये परेशानी नहीं होती थी। उस बात को पक्का करने के लिए बिस्तर में लेटा हुआ संजू अपने हाथों को अपनी साड़ी पर फेरते हुए अपने सीने पर ले गया और फिर धीरे से साड़ी पर से ही अपने ब्लाउज के अंदर के अपने निप्पलों को अपनी उंगलियों से महसूस करने लगा। उसने जैसा सोचा था वैसा ही था। उसके निप्पल इस वक्त नर्म से थे। वो मन ही मन संतुष्ट हुआ। पर काश कि वो वहीं रुक जाता, पर उसके दिल में दिन में महसूस किए हुए उस मीठे से दर्द को एक बार फिर महसूस करने की तमन्ना बढ़ गई। उसके मुंह से उसकी निकली हुई आउच कितनी नजाकत भरी थी। और उसने वो किया जो शायद उसे नहीं करना चाहिए था। उसने अपनी उंगलियों से अपने निप्पल को ब्लाउज के ऊपर से ही मसलना शुरू किया। और उसे दर्द भी महसूस हुआ, पर इस वक्त उसमें उतनी मिठास न थी जितना ऋतु के करने पर थी। पर हाय दया, यह क्या हुआ। उसका निप्पल तुरंत कठोर होने लगा और उसका असर जल्दी ही उसे नीचे अपनी कमर के नीचे भी महसूस होने लगा। उफ, ये कैसा मायावी शरीर है। हैरान संजू ने तुरंत अपने निप्पल पर से हाथ हटाकर करवट ले ली और अपने घुटनों को मोड़कर अपने सीने के बेहद करीब ले आया, जैसे कि वो बस गोल होकर छोटी सी जगह में समा जाना चाहता हो। शरीर को इस तरह मोड़ते हुए उसकी साड़ी उसके तन पर फिसलकर अपनी जगह बनाने लगी। और फिर उसने अपनी साड़ी को नीचे से खींचते हुए अपने पैरों को ढक दिया और फिर अपने खुले हुए पल्लू को अपने चारों ओर लपेटकर उसमें समाकर आंखें बंद किए सोने की कोशिश करने लगा। मैं दोबारा कभी ये नहीं करूंगी, उसने मन ही मन एक शर्मिंदगी के साथ सोचा। उसकी यह सोच उसके लिए सही ही थी। उसकी उम्र अभी इन बातों के लिए कच्ची थी। हर चीज का एक समय होता है, और उसका समय अभी नहीं आया था। उसका कोमल शरीर तो अभी एक कच्चा घड़ा था जो अपना रूप ले ही रहा था। न जाने उसके शरीर ने क्या तय कर रखा था संजू के लिए। न जाने वो किस दिशा में बढ़ने वाला था। जो भी था, संजू ने इस वक्त एक बात जान लिया था। उसकी कोमल साड़ी में खुद को लपेटकर इस तरह गोल होकर उसमें समाकर संजू सुरक्षित महसूस कर रही थी। उसकी खुली पीठ और कमर भी अब उसकी साड़ी के पल्लू के अंदर छिपकर सुरक्षित थी, और उस साड़ी के कवच में उस प्यारी सी लड़की को धीरे से गहरी नींद आ गई। सुबह सुबह संजू की नींद जल्दी खुल गई। चलो अच्छा हुआ, माँ के आने के पहले मेरी सुबह सुबह की प्रॉब्लम का निपटारा हो जाए तो अच्छा ही है, संजू ने मन ही मन सोचा।
और अपने पल्लू को कंधों पर चढ़ाकर अपनी नींद भरी आंखों के साथ अपने पैरों को बिस्तर से नीचे किया। अपनी साड़ी को सहेजकर अपने पैरों को धंकते हुए वो उठ खड़ा हुआ और लगभग बंद सी आंखों के साथ ही बाथरूम की ओर बढ़ने लगा। हर सुबह की तरह आज भी वो प्रॉब्लम तो थी ही। उसकी कमर के नीचे से उभार की वजह से उसका पेटीकोट और साड़ी वहां से उठी हुई प्रतीत हो रही थी, मगर संजू ने उधर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाथरूम पहुंचते ही उसने सबसे पहले तो अपने बालों का जुड़ा खोला और उन्हें एक बार फिर से जुड़े में अच्छी तरह से बांध लिया। उसने कल ही अपने बाल शैम्पू किए थे तो आज उसे दोबारा अपने बालों को भिगाने की जरूरत न थी। अब साड़ी उतारते वक्त थोड़ी उदासी जरूर उसे महसूस होने लगी। आखिर कितना प्यार संडे बीता था उसका, और अब फिर वही स्कूल, वही टाइट स्पोर्ट्स ब्रा। पर जब मन में आत्मविश्वास बढ़ जाता है तो उसका दैनिक जीवन पर भी असर होता है। संजू ने अपनी साड़ी उतारकर बाथरूम में ही टांग दी। उसे वो अब नहाने के बाद तय कर देगा। मन साड़ी को छोड़ने को लेकर थोड़ा उदास जरूर था, पर कम से कम स्कूल के बाद वो एक बार फिर खुला आज़ाद जीवन जी सकेगा। कुछ घंटों ही की तो बात थी स्कूल की, और वहाँ भी तो ऋतु उसके साथ है, फिर क्यों उदास होना। संजू ने खुद को समझाया और अपने बाकी कपड़े उतारकर नहाने चला गया। नहाने के बाद सब तैयारी करके और अपनी माँ से टिफिन लेकर संजू स्कूल की ओर निकल गया, और रास्ते में साइकिल चलाते हुए उसके साथ ऋतु भी थी। प्यार व्यार तो दूसरी बात है, उन दोनों की दोस्ती उन दोनों के लिए सबसे ऊपर थी। दोनों हंसते खिलखिलाते झगड़ते बातें करते हुए स्कूल जा रहे थे। आज संजू अपनी साइकिल भी ऋतु के लिए धीरे धीरे चला रहा था, और देखते ही देखते स्कूल भी आ गया, जहां साइकिल खड़ी कर दोनों चलते हुए अपनी क्लास में गए। क्लास में संजू के बेंच तक ऋतु उसके साथ ही आई और वहां पहुंचकर बोली, ये ले, ये तेरे लिए है। क्या है ये? संजू ने पूछा। क्या है? चॉकलेट है। और क्या? चॉकलेट? मगर किस लिए? इसलिए ताकि तू इसे अपने सामने रखकर इसकी पूजा कर सके। खाने के लिए है स्टूपिड। और क्या? तू भी ना। ऋतु झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए बोली। तू स्टूपिड है? मुझे दोबारा स्टूपिड बोली न तो तेरी चोटी खींच लूंगा। संजू ने भी ऋतु को झूठ मूठ का धमकाया, और ऋतु वहां से हंसते हुए उसकी ओर देखती हुई चली गई। संजू, संजू, ये अखिल था जो संजू के साथ ही बैठा करता था। क्या हुआ? संजू ने पूछा। भाई, मुझे लगता है कि ऋतु तुझसे प्यार करती है। अखिल सीधा लड़का था जो कम ही बोलता था और संजू की तरह ही खूब पढ़ना चाहता था, इसलिए वो संजू के साथ ही रहा करता था। हाँ, संजू ने हंसकर बात टालने की कोशिश किया। भाई, मुझे तो लगता है कि तुझे भी उससे प्यार है, अखिल ने बिना कोई भाव बनाए कहा। उसकी बात सुनकर संजू एकदम शर्मा गया और उस बात को नकारने की पूरी कोशिश करने लगा जैसा कि कोई भी लड़का करता। भाई, एक बात बता रहा हूँ तुझे, मेरी मम्मी कहती है कि हमारी ये उम्र पढ़ने लिखने की है, प्यार करने के लिए तो कॉलेज के बाद बहुत समय होगा। मम्मी कहती है कि अभी हमारा पूरा ध्यान बोर्ड एग्जाम में होना चाहिए। तू पढ़ने में अच्छा है इसलिए तुझे कह रहा हूँ। भाई, मैं तो इसलिए लड़कियों की तरफ देखता भी नहीं। अखिल ने बिल्कुल एक दोस्त की तरह संजू को समझाना चाहा। तेरी मम्मी बिल्कुल सही कहती है भाई, संजू ने भी अखिल को जवाब दिया। उसे भी अखिल की बात में दम लग रहा था। आखिर उसकी माँ भी उसे यही समझाती थी कि उसके लिए अच्छी पढ़ाई करना किसी और के मुकाबले ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद स्कूल में कुछ ऐसा न हुआ जो कुछ खास हो, बस समय समय पर संजू ऋतु को देखकर खुश होता और फिर खुद को समझाने की कोशिश करता कि प्यार करने को जिंदगी बाकी है, अभी सिर्फ पढ़ाई। और यूं ही स्कूल भी खत्म हुआ। संजू और ऋतु साइकिल चलाते हुए साथ में घर आया। ऋतु संजू से यहाँ वहाँ की बातें करने लगती तो वो उससे पढ़ाई के बारे में बातें करता रहता। तू कितना बोरिंग है यार, तुझे पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं सूझता क्या? ऋतु ने गुस्से में संजू से कहा। ऋतु, हमारी उम्र पढ़ाई करने की है,
बाकी बातों के लिए तो जिंदगी बाकी है, संजू ने कहा। स्कूल से घर का 15 मिनट का रास्ता ऋतु के साथ धीरे चलने की वजह से 25 मिनट का हो गया था और ऋतु से विदा लेकर संजू अपने घर जाने लगा। मैं आऊंगी तेरे घर साथ में पढ़ाई करने, ऋतु ने जोर से चिल्लाकर संजू से कहा, जो कि झटपट अपने घर के अंदर जा रहा था। उसने तो पलटकर भी नहीं देखा ऋतु की ओर। संजू यूं तो वैसे ही पढ़ने में मेहनती लड़का था, मगर आज अखिल की बात का उस पर न जाने कितना असर पड़ गया कि वो पढ़ाई के बारे में ही सोचने लगा। वैसे हर पढ़ाकू इंसान के लिए जनवरी का समय कुछ ऐसा ही होता है। अब परीक्षाओं के लिए ज्यादा समय नहीं बचा रहता है और उनमें पढ़ाई का बहुत सवार हो जाता है। जो इस ओर ध्यान नहीं देते वो अंत में संघर्ष करते हैं। संजू को वो सब पसंद नहीं था। वो अपनी परीक्षा के समय से काफी पहले तैयार रहने में विश्वास रखता था। घर पहुंचते ही उसने कपड़े बदले। घर में सलवार कुर्ती के साथ अब दुपट्टा भी था, मगर उसने आज खुद को दुपट्टे के साथ खुद को निहारने में कोई समय व्यर्थ नहीं किया। आज उसने याद से अपनी घर में पहनने वाली ब्रा पहना था। ऋतु को मैं आज वहां हाथ ही नहीं लगाने दूंगा। सलवार, दुपट्टे और ब्रा पहना हुआ संजू सोच तो लड़के की तरह ही रहा था। और फिर दौड़े दौड़े सीढ़ियों से उतरकर वो नीचे किचन में आया और माँ से कहा, माँ जल्दी खाना दो, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। हाँ, खाना लगा ही रही हूँ। कोई क्लास टेस्ट होना है क्या, जो तुझे इतनी जल्दी हो रही है? सुधा ने पूछा। नहीं माँ, मैंने ये पूरा संडे बिना पढ़े बर्बाद कर दिया। मुझे तैयार रहना होगा ना, संजू ने दुपट्टा संभालते हुए कहा। मम्मी तुम जैसे साड़ी में पल्लू पर पिन लगाती हो, क्या तुम मेरे दुपट्टे को पिन कर सकती हो? ये पूरे दिन फिसलता ही रहता है। मैं नहीं चाहती कि पढ़ाई करते वक्त ये मुझे परेशान करे, संजू ने माँ से कहा। ठीक है, लगा दूंगी, पर तुझे इतनी परेशानी हो रही है तो बिना दुपट्टे के पढ़ाई कर लेना। वैसे भी तो तू कल तक बिना दुपट्टे के ही रहा करती थी, सुधा ने हैरत से पूछा। हाँ माँ, पर वो ऋतु है ना, वो तो दुपट्टे के पीछे पड़ी रहती है। वो कभी भी घर आ जाएगी साथ में पढ़ने के लिए, और फिर मेरी जान खाएगी दुपट्टे के लिए, संजू ने कहा। और ये कहते ही उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिर अपनी माँ से कोई लड़का ये नहीं कहना चाहता कि किसी और लड़की के कुछ कहने से उस पर कितना फर्क पड़ता है, खासकर तब जब सुधा खुद संजू को कई बार दुपट्टे के लिए पहले कह चुकी थी, पर माँ की तो उसने नहीं सुनी थी। पर संजू के इन विचारों से बेखबर सुधा तो सिर्फ मुस्कुरा रही थी। उसके लिए तो ये बच्चों वाली नादानियां और शिकायतें थी। संजू के साथ खाना खाने के बाद सुधा ने संजू का दुपट्टा लेकर उसे करीने से फोल्ड किया और संजू के कंधों पर वी शेप में सजाकर उसके दोनों कंधों पर पिन लगा दी। लो हो गया पिन, और कुछ? सुधा ने संजू से पूछा। पिन किए हुए दुपट्टे के साथ संजू बड़ा खुश था। और फिर माँ से उसने कहा, बस के बात। और माँ, ये ऋतु है ना, वो साथ में पढ़ने के लिए तो आ रही है, पर वो इधर उधर की बातें भी बहुत करती है। तुम समय समय पर आकर देखती रहना कि वो मेरा समय तो व्यर्थ नहीं कर रही। संजू की बातें सुनकर सुधा अंदर ही अंदर मुस्कुराने से खुद को रोक न सकी। बड़ा ही निराला बेटा था उसका। ठीक है, उसके आते ही मैं उसे बोल दूंगी कि सिर्फ पढ़ाई और कुछ नहीं, सुधा ने कहा। और सुन, एक बार पलट तो सही। और सुधा ने संजू के दुपट्टे के दोनों छोर को पीछे क्रॉस करके बांध दिया। अब ये बिल्कुल बीच में नहीं आएगा, चल जा अब पढ़ाई कर। और संजू बिना कोई समय बर्बाद किए ऊपर अपने कमरे की ओर चला गया। ये दुपट्टे को पीछे बांधने की तरकीब तो बड़े काम की है, उसने मन ही मन सोचा, और फिर अपनी पढ़ाई में मगन हो गया। शायद संजू को पढ़ते हुए 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय बीता होगा, तभी उसे नीचे से उसकी मम्मी की आवाज सुनाई दी। आ रही हूँ माँ, संजू ने भी आवाज दी और उठकर नीचे जाने लगा। मैं आ गई माँ, बोलो क्या हुआ? उसने अपनी माँ की ओर देखा तो उसे साथ में ऋतु भी दिखाई दी, जो संजू को देखकर खिलखिला रही थी।
संजू तो ऋतु को देखकर तुरंत झेप गया और बोला, मैं आ गया माँ। संजू ने ऋतु के सामने अपनी भाषा को एक लड़के के अनुरूप तुरंत सुधारा। चाहे जो भी कपड़े उसने पहने हो, वो ऋतु के सामने लड़की की तरह रहने को तैयार नहीं था। बेटा, ऋतु पढ़ने के लिए आई है। ध्यान रखना कि तुम दोनों सिर्फ पढ़ाई करोगे, कोई शैतानी नहीं और कोई गप्पे नहीं, सिर्फ पढ़ाई, समझे तुम दोनों। सुधा ने थोड़ी स्ट्रिक्ट आवाज में कहा, जिससे कि ऋतु को भी लगे कि ये बात सीरियस है। मैं समय समय पर आकर देखती रहूंगी कि तुम दोनों पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना? सुधा ने दोनों बच्चों के सामने कहा। जी आंटी, ऋतु बोली। हाँ मम्मी, संजू बोला, और दोनों चलकर संजू के कमरे की ओर जाने लगे। ऋतु तो सच में सुधा की बात से डर गई थी। उसे क्या पता था कि ये सब संजू का किया धरा है। यार, तेरी मम्मी कितनी स्ट्रिक्ट है। मेरी मम्मी तो बस पढ़ने को कहती रहती है पर मैं उनकी सुनती ही नहीं, ऋतु ने फुसफुसाते हुए संजू से कहा। ऋतु, हमारी पढ़ने की उम्र है, संजू ने जैसे ऋतु के जले पे नमक छिड़कते हुए हंसते हुए कहा। कमरे में टेबल पर 2 कुर्सियां लगाकर अपनी अपनी किताबें निकालकर दोनों केमिस्ट्री पढ़ने लगे। कम से कम संजू तो मन लगाकर पढ़ रहा था, पर ऋतु की नज़र संजू पर जा रही थी। संजू, ऋतु ने कहा, पर संजू ने अनसुना कर दिया। संजू सुन न, ऋतु फिर बोली। क्या हुआ? संजू ने आखिर आंखें उठाकर कहा, तू ना बिल्कुल आंटियों की तरह सलवार सूट पहनता है। एक तो ढीली ढाली कुर्ती और फिर ऐसे पिन करके घर में कौन दुपट्टा पहनता है? तू पढ़ने आई है या मेरा सलवार और दुपट्टा देखने? अब मेरे पास आंखें हैं और तेरी कुर्ती दुपट्टा दिख रहे हैं तो मैं क्या करूं? आंखें हैं तो उनको अपनी किताब की ओर घुमा, फिर तुझे मेरा दुपट्टा नहीं दिखेगा। संजू वापस अपनी पढ़ाई में लग गया। संजू के कहने पर ऋतु अपनी किताब पर ध्यान लगाने लगी, पर उसका पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा था। और थोड़ी देर बाद उसने फिर संजू की ओर देखा और बोली, तुझे न एक बार स्कर्ट पहनकर देखना चाहिए। तुझे मेरे कपड़ों की क्यों पड़ी है? तू क्यों नहीं पहनती स्कर्ट? संजू ने ऋतु की ओर बिना देखे ही कहा। पहनती तो हूँ, रोज ही पहनती हूँ, पर मम्मी अब मुझे घर से बाहर स्कर्ट में निकालने नहीं देती। ठीक ही तो है, तू बड़ी हो गई है, संजू कुछ लिखते हुए बोला। अब तू भी मेरी मम्मी जैसे बात मत कर। मैं ना तेरे लिए अपना एक स्कर्ट लेकर आऊंगी, तू पहनकर देखना, तुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ऋतु बड़ी खुश होती हुई बोली, जैसे न जाने कितना अच्छा आइडिया उसके दिमाग में आया हो। संजू ने ऋतु की ओर घूरकर देखा और बोला, मैं नहीं पहनूंगा स्कर्ट, तो समझ ले इस बात को कि अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। यार, तू एक बार ट्राई तो करना, ऋतु संजू का हाथ पकड़कर बोली। मगर संजू ने अपना हाथ छुड़ा लिया और फिर अपनी पढ़ाई में मगन हो गया। उदास होकर ऋतु भी पढ़ने की कोशिश करने लगी। बीच बीच में जब भी वो संजू से कुछ कहती, वो उसे या तो चुप करा देता या अनसुना कर देता, और कभी कुछ कहता भी तो सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात करता। दोनों मिलकर कोई केमिस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करते और फिर संजू अपनी दुनिया में मगन हो जाता। ऋतु चाहे न चाहे कुछ तो संजू से सीख रही थी, पर फिर भी मुंह फुलाए वो बस उस कमरे में लगी हुई घड़ी की ओर देखती रहती। जब करीब 2 घंटे बीत गए तो वो बोली, यार इतनी पढ़ाई तो मैं हफ्ते में नहीं करती जितनी तू एक दिन में कर रहा है। हाँ, तेरे नंबरों से पता चलता है, संजू ने लगभग ताना मारते हुए कहा। संजू, बहुत होशियार समझता है न तू खुद को? अब हूँ तो समझता भी हूँ। संजू का तो सही में पढ़ाई में मन लगा हुआ था, मगर ये तो घमंड था, कोई इस तरह से बातें करता है भला। बेचारी ऋतु तो बड़े प्यार से संजू के साथ समय बिताने आई थी, मगर संजू को पढ़ना था, ये बात भी सही थी। अंत में कंझाती हुई ऋतु अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। ठीक है, पढ़ ले तू मिस्टर पढ़ाकू, बहुत बोरिंग है तू, तुझसे अच्छा तो मैं आंटी के साथ ही जाकर बातें कर लेती हूँ, ऋतु ने गुस्से से कहा।
तो जाना, किसने मना किया है? संजू ने बेरुखी से कहा और अपनी किताबें लेकर रितु वहां से उठ चली गई। ऐसा नहीं है कि संजू को रितु के साथ समय बिताने की इच्छा न थी, पर इस वक्त वाकई में पढ़ाई का बहुत उस पर सवार था। संजू को इस वक्त नीचे से रितु और उसकी माँ के बीच हो रही बातों की कुछ आवाज आ रही थी। उसे समझ तो नहीं आ रहा था कि क्या बातें हो रही थी, पर दोनों बड़ी उत्साहित मालूम हो रही थी और बीच बीच में थोड़ी हंसने की आवाज भी आती, पर उन सबको अनदेखा कर वो अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने की कोशिश करता रहा। संजू को ये न पता था कि नीचे रितु और सुधा मिलकर संजू के लिए शॉपिंग का प्लान बना रहे थे और ये शॉपिंग न जाने संजू के जीवन पर कैसा प्रभाव डालने वाली थी।